हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस की जो सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना। इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग आज और कल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट भी करने वाले हैं, डोंट वरी, दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बिल्कुल बुक को छोड़कर ये सब, पहले मैं एक सिंपल सी बात आपको बताऊं। मान लीजिए कि आपका 12th हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, अब आप सोचते हो कि यार एक शॉप खोल लें, है ना, कपड़ों की या रेडीमेड गारमेंट्स की। आप सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा। तो सबसे पहले आप यदि बिजनेस के बारे में सोचते हो तो आपको कौन सी चीज सबसे पहले आपके दिमाग में आती है? पैसा। कि बिजनेस के लिए पैसा कहां से लाएंगे? पापा से ले लेते हैं या मार्केट से उठाते हैं, है ना। पापा से या घर में से यदि पैसा लगाते हैं तो ऑनर फंड, और यदि बिजनेस से पैसा उठाते हैं तो बोरोड फंड। अब आपने सोचा कि भाई मेरा बिजनेस तो मैं पहले भी थोड़ा बहुत कर रहा था, दुकान पे काम कर रहा था, और आपको लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल पाएगा और मुझे पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, सब कुछ है, तो हो सकता है कि आप मार्केट से पैसा उठा लो, है ना। और आपको लगता है कि नहीं यार अभी साल भर तक तो कोई इनकम ही नहीं होगी, और ऐसी कंडीशन तो फिर इंटरेस्ट कैसे देंगे अगर बाहर से पैसा उठाया, तो फिर हम घर से पैसा ले लेंगे, ऑनर फंड। मतलब बिजनेस में सबसे जरूरी होता है पैसा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड का फ्लो होता रहता है और मनुष्य चलता रहता है, वैसे ही बिजनेस में जब तक पैसा है आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा, और जहां पैसा रुका बिजनेस में दिक्कत आने लग जाएगी। ब्लड रुका हम ऊपर पहुंच जाते हैं, वैसे बिजनेस में पैसा रुका, पैसे की दिक्कत आई, बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। इसलिए बिजनेस करने के लिए बिजनेस में कितना पैसा हम कहां से लाएं, कैसे अरेंज करें, ठीक है, ये सारी बातें जो सिखाई जाती हैं वो सिखाई जाती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंस को मैनेज करना। ठीक है, तो चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा यदि आप समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। कंसर्न विथ फ्लो ऑफ फंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मतलब पैसों का अरेंजमेंट करना। फंड मतलब क्या? पैसा, पैसे को कैसे अरेंज करें। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, अब पैसा अरेंज कर लिया तो अरेंज करने के बाद और ठीक है बहुत सारा पैसा उठाकर बैठ गए, नहीं, पैसा आ गया है तो अब इस पैसे से कौन कौन से काम करने हैं, कितना दुकान खरीदनी है कि रेंट पे लेना है। मान लीजिए आपने पैसे तो मार्केट से 1 करोड़ उठा लिए और 1 करोड़ की शॉप खरीद ली, अब इन्वेंट्री, माल, वर्कर्स, इन सब के पैसे कहां से दोगे? तो पैसा आने के बाद उसको लगाना कैसे है ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद जब पैसा आप, है ना, आपने उठाया तो यहां लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। यही बात कि 1 करोड़ रुपए मान लीजिए आपका आया और आपने 1 करोड़ की शॉप खरीद के बैठ गए, तो शॉप खरीद ली, पैसे तो उधर लगा दिए आपने सारे। अब आप माल कैसे लाओगे और 2-3 वर्कर्स रखोगे, रोज के जो खर्चे हैं वो पैसा कहां से लाओगे? तो आपको अभी शॉप नहीं खरीदनी चाहिए थी, बल्कि अभी आपको रेंट पे ले लेना था, ताकि वो पैसे से और दूसरे काम भी आप कर सकते थे। तो ये 3 तरह के डिसीजन होते हैं, पैसा कहां से अरेंज करें, कैसे लगाएं, और पैसा लगाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो वापस से कितना संभाल के रखें और कितना अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करें। ये तीनों चीजें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाई जाती है। फिर से, कहां से पैसा लाएंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन, कहां पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और पैसा कमाने के बाद उसको बांटेंगे कैसे, डिविडेंड डिसीजन। ये 3 बातें हमें जो सिखाता है वो सिखाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
और यदि आपने तीनों बातें सीख ली तो आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन होने के बाद रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड, सब लिखा है कीवर्ड्स। मतलब क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले हमें यह सिखाता है कि हम कितना पैसा फिक्स एसेट्स में लगाएं और कितना पैसा नहीं। साइज एंड कंपोजिशन फिक्स एसेट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया 1 करोड़ रुपए हमने मार्केट से उठाया और पूरा बिल्डिंग खरीद के बैठ गए, नहीं। अपने बिजनेस को देखकर कितना पैसे हमें लिक्विडिटी में रखना है, कितना पैसा रोज के ऑपरेशन के लिए रखना है और कितना पैसा हमें फिक्स एसेट्स में इंगेज करना है, यह हमें सिखाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिक्स एसेट्स में कितना पैसा लगाना है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और कितना पैसा करंट एसेट्स में लगाना है। पैसा रखना भी तो पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जितने लोग आपसे सामान खरीदने आएंगे सारे नगद खरीद के जाएंगे? बिल्कुल नहीं, उधार खरीदेंगे। तो वो तो उधार खरीद के ले गए, अब उनका पैसा तो आपको 2 महीने 3 महीने बाद मिलेगा, बट आपको तो अपना स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आगे वाले को आपको तो पैसे देने पड़ेंगे। तो आपका कितना पैसा फिक्स एसेट्स में रखना है, उलझाना है, और कितना करंट एसेट्स स्टॉक के लिए रखना है, वो भी जरूरी है। ये भी कौन सिखाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर से सुनना, दुकान में आपको कैश भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टॉक मेंटेन करना है। सामने वाला आपको उधार नहीं दे रहा है, बट आपके यहाँ कस्टमर्स उधार लेके जा रहे हैं, तो आपको तो पैसा चाहिए ना। फिर द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। देखिए सीधी सी बात है, फंड, पैसा। अब यदि आपको लगता है कि अभी हमारा बिजनेस धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे उड़ान भरेगा, और आपने लॉन्ग टर्म पे पैसा ले लिया, ठीक है, तो ठीक है लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर इंटरेस्ट उधर ज्यादा है, ठीक है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा ना कि यार आप इतना इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे। तो यार छोटे छोटे फंड लेते हैं, छोटा छोटा ले लेते हैं। ज्यादा लंबे समय के लेंगे तो 10 साल तक इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी समझाता है कि भाई आप लॉन्ग टर्म की फंड का यूज करें कि शॉर्ट टर्म का यूज करें। अपने प्रॉफिट को देखकर, अपनी लिक्विडिटी को देखकर आप पैसा लगाएं, यूज करें। फिर ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यही सिखाता है कि आप कितना पैसा ऑनर फंड से उठाएं। ऑनर फंड मतलब मार्केट में शेयर्स इशू करें। देखिए अगर आपने पैसा मार्केट से शेयर्स के थ्रू उठाया है, आपने अपनी इक्विटी को स्प्लिट किया है। मान लीजिए आपकी दुकान में आप 3 ऑनर हो, ठीक है, आपकी दुकान कितने लोग मिलाकर चल रहे हैं? 3 लोग, पापा, आप और आपके भाई, 3 ऑनर हैं। अब आपको पैसे की और जरूरत है, तो आपने 2 लोगों से पैसा लिया, तो आपने कहा कि भाई हम 20-20% आपको भी शेयर्स दे रहे हैं। तो आपने अपने शेयर होल्डर्स 3 से कितने हो गए? 5 हो गए। अब जो बिजनेस पे कंट्रोल दुकान पे 3 लोगों का था, वो अब कितने लोगों का हो गया? 5 लोगों का, है ना, क्योंकि आपने अपनी इक्विटी स्प्लिट कर दी। अब यदि आप लोग चाहते थे कि नहीं हम 3 ही ऑनर बने रहे, हमें अपने शेयर्स नहीं देने हैं, तो आपको मार्केट से फिर पैसा बैंक से या डिबेंचर से उधार लेना था, डिबेंचर इशू करके लेना था। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सिखाता है कि आप पैसा शेयर होल्डर्स के थ्रू ले या डिबेंचर, कैसे अभी पता चलेगा। फिर ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट, ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट, ये हुआ आपका फोर्थ पॉइंट, और ये हुआ आपका फिफ्थ। ऑल आइटम्स इन P&L अकाउंट अफेक्टेड। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप अपनी यदि फिक्स एसेट्स ज्यादा रखेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, तो आपका P&L अफेक्ट होगा। यदि आप करंट एसेट्स पे पैसा ज्यादा लगाते हैं, स्टॉक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो भी P&L। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जो भी आप करते हो उससे आपका कौन सा इफेक्ट होता है? P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट कितना इफेक्ट होगा, P&L अकाउंट के बारे में भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है कि भाई डेप्रिसिएशन ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, तो प्रॉफिट कम हो गया,
क्योंकि एसेट्स ज्यादा खरीद लिया आपने फिक्स एसेट्स में। तो ये भी सिखाता है कि हमें डेप्रिसिएशन कम लगे, एक्सपेंसेस कम हो, तो इतनी फिक्स एसेट्स ना खरीदें, थोड़ा करंट एसेट्स पे भी पैसा लगाएं। तो ये जो रेशियो बनाना है, ये सब चीजें हमें कौन बताता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, उन सबसे P&L अकाउंट भी तो इफेक्ट होता है। इंटरेस्ट वहीं आता है, टैक्स वहीं आता है, डेप्रिसिएशन आता है, एक्सपेंसेस आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये सब बताता है। ठीक है, अब बात आती है सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स। क्यों कर रहे हैं आखिर हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यार इतना क्यों सोचना पड़ता है? सीधी सी बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। हम यदि हर बात सोच समझ के पैसा उठाएंगे, लगाएंगे और बांटेंगे तो बिजनेस तरक्की करेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए ही हम FM करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी यानी कि कैश बना रहे, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, जो भी खर्चा है हम नगद कर सके, नगद माल उठा सके, इसके लिए हम FM करते हैं। हम अपने यूटिलाइजेशन को वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। और मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट टू क्रेडिटर्स, यदि हमने अपने क्रेडिटर्स को कहा है कि हम आपको हर महीने इंटरेस्ट देंगे और अगले 5 साल में आपका पेमेंट कर देंगे, तो जो कमिटमेंट हमने किया है वो हम पूरा कर सकते हैं। कब? जब हम FM करते हैं। तो हमारी बात खाली नहीं जाएगी। कब? जब हम FM करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आती है बात सबसे मेन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, रोल और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब जो मेन जिस पे पूरा चैप्टर हमारा टिका हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 बातों को सिखाता है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगी फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहले मुझे ये डिसीजन लेना है कि मैं पैसे का अरेंजमेंट कहां से करूंगी, ऑनर फंड से कि बोरोड फंड से। ठीक, तो सबसे पहले, और कितना पैसा मार्केट से कर्जा लेकर उठाना है और कितना पैसा शेयर्स देकर उठाना है, इसका डिसीजन लेना कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो भाई कैसे डिसीजन लोगे? तो सबसे पहले कॉस्ट। हम चाहते हैं कि हम जो पैसा उठाएं, देखिए जब अपन शेयर्स इशू करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमें एजेंट को कमीशन भी देना है, प्रोस्पेक्टस पे भी खर्चा होता है, क्योंकि वो भी जारी करना पड़ता है, और एजेंट के कमीशन, एक्सपेंसेस, तो ये ज्यादा होते हैं। तो यदि मान लीजिए हमें ऐसा लग रहा है कि यार इधर खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और लोन लेने में खर्चा नहीं हो रहा है, तो कंपनी क्या प्रिफर कर लेगी? लोन ले लेगी। यदि पैसा लाने में खर्चा ज्यादा हो रहा है तो फिर कंपनी डिबेंचर्स पे चली जाती है, और खर्चा यदि कम होगा तो शेयर्स इशू कर देगी। तो पहला फैक्टर कॉस्ट अफेक्ट करती है फाइनेंशियल डिसीजन लेने वक्त। सेकंड, रिस्क, मॉडरेट रिस्क फैक्टर। सिंपल सी बात है कि डिबेंचर्स, यदि आपने लोन लिया है, डिबेंचर्स पे पैसा उठाया है, तो आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट तो देना ही है। मैं एक भी स्टूडेंट को ना पढ़ाऊं तो भी मुझे रेंट तो देना ही है। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कब मिलेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो यदि मैं रिस्क की तरफ ध्यान रखती हूं तो भाई अगर मैं शेयर्स इश्यू करूंगी तो मुझे रिस्क नहीं है, लेकिन यदि मैं डिबेंचर्स इश्यू करके पैसा उठाती हूं तो मुझे रिस्क ज्यादा है। तो कंपनी ऑनर फंड, बोरोड फंड चुनते वक्त, सिलेक्ट करते वक्त ये देखती है कि अगर उसे रिस्क उठाना है तो वो डिबेंचर्स पे जाएगी, अगर उसे रिस्क नहीं लेना है कि भाई मेरे को तो हर महीने का इंटरेस्ट का झंझट नहीं चाहिए, मैं तो शेयर इशू करूंगी, तो वो शेयर इशू करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि पैसा कैसे लाएं, लाते वक्त क्या बातें कंपनी ध्यान में रखती है। ठीक है, नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। यदि मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस स्मूथली चल रहा है, मेरे पास पैसा आता जा रहा है, मेरा इनफ्लो अच्छा है, मैं इंटरेस्ट दे सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, तो मैं डिबेंचर्स इशू करूंगी और डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठाऊंगी।
लेकिन मुझे लगता है कि यार अभी पैसे की बहुत शॉर्टेज है, ढंग से बिजनेस रन नहीं कर पा रहा है, पैसा आता भी है नहीं भी आता है, ये इंटरेस्ट का झंझट नहीं रख सकते, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? शेयर्स पे। नेक्स्ट, यदि मैं चाहती हूं कि मेरा कंट्रोल हम 3 लोगों का ही हमारी दुकान पे कंट्रोल हो, मेरा, मेरे भाई का और पापा का, हम अपने इक्विटी स्प्लिट नहीं करना चाहते, हम शेयर दूसरों को और ऑनरशिप नहीं लाना चाहते, तो फिर हम क्या करेंगे? डिबेंचर्स। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स पे जब हम पैसा उठाते हैं तो वो क्रेडिटर्स हैं, उनको हम सिर्फ इंटरेस्ट देते हैं, हमारी कंपनी में उनको बोलने का हक नहीं है। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी कंपनी पे सिर्फ आपका कंट्रोल हो तो आप डिबेंचर्स पे जाओगे, और आपको लगता है कि नहीं हम और ऑनर्स को ला सकते हैं तो आप शेयर्स पे जाओगे। फ्लोटेशन कॉस्ट, वही वापस से कि ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है, अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस की फीस देना पड़ती है, शेयर्स के थ्रू यदि हमें पैसा उठाना है तो बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो फिर हम डिबेंचर्स पे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां कुछ नहीं करना है, वहां फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, तो जिधर फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी हम उधर चले जाएंगे। फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट, नो इंटरेस्ट। भैया रोज बिजनेस में ढेर खर्चे हो रहे हैं, 4-5 तो वर्कर्स हैं, और इसके अलावा हमें सारा हमारा माल उधार पे जाता है, पैसा आने में टाइम लगता है, मतलब हमारे जो फिक्स खर्चे हैं, या हमने पहले से भी रेंट, मतलब हमने दुकान बहुत किराए पे ले रखी है, उसका भी रेंट फिक्स है, मतलब पहले से ही हमारे खर्चे, पहले से ही मैं 50 लाख का बैंक से लोन ले रखा है मैंने, मेरे को पहले भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब पहले से ही हमारे खर्चे पड़े हुए हैं, अब और इंटरेस्ट का खर्चा हम नहीं उठा सकते, तो हम कहां जाएंगे? शेयर्स पे। फिर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ध्यान से सुनना, यदि मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है, बहुत बढ़िया मार्केट तरक्की कर रहा है, रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वो शेयर्स में पैसा लगाएंगे, तो उस वक्त शेयर्स इशू करके पैसा उठाना फायदे का बात है। लेकिन यदि डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन का टाइम है, लोगों मंदी का दौर चल रहा है, तो लोग ऐसे में रिस्क नहीं लेते, फिर वो शेयर्स पे पैसा नहीं लगाते, वो डिबेंचर्स पे पैसा लगाते, क्योंकि उनको भी एक इंटरेस्ट चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमें वहां पे डिबेंचर्स इशू करना चाहिए। देखिए, अगर आप सोच लें कि शेयर्स इशू करते लेकिन लोग खरीद ही नहीं रहे, तो फिर तो जब बूम पीरियड होगा तो शेयर्स इशू करो, लेकिन जब रेसेशन हो, मंदी का दौर हो, तो वहां पे डिबेंचर इशू करो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके एक फिक्स इनकम हो। वो कैसे होगी? इंटरेस्ट से। देखिए, लोग पैसा उधार देना भी पसंद करते हैं क्योंकि एक फिक्स इनकम है उनकी। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से उठाना है। अब पैसा उठाकर लगाना कहां है, तो उसे कहते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिक्स एसेट्स पे कितना पैसा लगाना है और करंट एसेट्स पे कितना पैसा लगाना है। जो मैं शुरू से कह रही हूं कि आपने 1 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया और सारा का सारा पैसा आपने लगा डाला शॉप को खरीदने में, तो फिर पैसा कहां से लाओगे? दोबारा कोई व्यक्ति पैसा थोड़ी ना देगा बार बार आपको। बिजनेस स्टार्ट नहीं किया उससे पहले 2-4 करोड़ का लोन लेकर बैठ जाओगे क्या? नहीं। तो कैपिटल बजटिंग, ये देखना कि कितना पैसा हम फिक्स एसेट्स पे लगाएं और कितना करंट एसेट्स पे, क्योंकि यदि पूरा पैसा फिक्स एसेट्स पे लगाकर बैठे तो फ्यूचर में पैसा कहां से लाओगे बिजनेस को रन करने के लिए। तो इसके लिए पहले इंपॉर्टेंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यदि आप लेते हो तो इससे क्या फायदा होता है? सबसे पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यदि आपने सोच समझकर पैसा लगाया तो आप लंबी रेस के घोड़े बनोगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। देखिए, ये भी ध्यान रखना है कि भाई आपने यदि बहुत ज्यादा पैसा कहां पे लगा दिया है? फिक्स एसेट्स पे। तो ह्यूज अमाउंट यदि आपने फिक्स एसेट्स पे लगा दिया तो फिर आपके पास करंट एसेट्स पे पैसा नहीं मिलेगा। और इतना पैसा यदि आपने कहां लगा दिया? फिक्स एसेट्स पे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? यहां लिखा है इररिवर्सिबल डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स और चेंज ओवरनाइट। एक बार पैसा लगाने के बाद रिटर्न नहीं आता है,
तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त ये हमें सिखाता है, बताता है कि भाई बहुत सोच समझ के पैसा लगाओ। दुकान खरीद ली और आप सोचो करो नहीं नहीं यार दुकान खरीदना गलत डिसीजन हो गया, एक काम करते हैं, उससे बोलते हैं कि भाई हमको तो नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न आएगा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त आपको ध्यान रखना है रिस्क। ये रिस्क बताता है कि भाई आपने यदि पैसा ज्यादा कहाँ लगा दिया है, फिक्स एसेट्स में, तो पैसा रिटर्न जल्दी से नहीं मिलेगा। यदि आपने करंट एसेट्स पे लगाया, स्टॉक पे लगाया, वो बिकेगा, उधार में बेचा तो भी 2 महीने 4 महीने बाद पैसा मिल जाएगा। लेकिन फिक्स एसेट्स पे यदि पैसा लगा दिया है तो उसकी रिकवरी जल्दी नहीं होगी, वहां बहुत रिस्क है। इसलिए इन्वेस्टमेंट लेते वक्त, फिक्स एसेट्स पे पैसा लगाते वक्त ध्यान रखना है कि ये पैसा लंबे समय के लिए जा रहा है, यहाँ पे रिटर्न कम होगा, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस का खर्चा और ये सारी चीजें हमें बताता है इन्वेस्टमेंट कि आप बड़ा अमाउंट अगर लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाओ, क्योंकि ये डिसीजन वापस चेंज नहीं कर सकते आप। और इन्वेस्टमेंट लेते वक्त, डिसीजन लेते वक्त फिर आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? वही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट कैसा है। फिक्स एसेट्स पे पैसा तो लगा दिया और कैश जनरेट हो ही नहीं रहा है, इनफ्लो हो ही नहीं रहा है, तो दिक्कत आ जाएगी। कैसे करोगे डे टू डे के ऑपरेशन? रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट। रोज पैसे की जरूरत है, सारा पैसा फिक्स एसेट्स में लगाकर मत बैठो। आपको ये सोचना है कि आपका बिजनेस रन करने में आपके पास रोज पैसे आ रहे हैं। हाँ, यदि आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, आपको रोज पैसे आ रहे हैं, आपको टेंशन नहीं है, आप क्रेडिट पे नहीं बल्कि कैश पे ही चलते हो, तो फिर आप अपना पैसा फिक्स एसेट्स में लगाकर बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि रोज के पैसे से आपका काम चल जाता है। लेकिन यदि आपका पैसे कैश का फ्लो कम है तो फिर फिक्स एसेट्स पे पैसा कम लगाओ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न बैक इनकम फॉर्म। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि फिक्स एसेट्स पे या हम जो लॉन्ग टर्म पे पैसा लगाएंगे उससे रिटर्न कैसा हो रहा है। यदि मुझे लगता है कि यदि मैं 1 करोड़ की शॉप खरीद लूं, ठीक है, तो उस पे मुझे 1 करोड़ की यदि मैंने शॉप खरीद ली, पैसा लगा दिया, ठीक है, और यदि मैं 1 करोड़ की शॉप ना खरीद के रेंट पे ले लूं और मेरे को हर महीने 1 लाख रुपए ही रेंट देना है, तो मेरे पास 99 लाख मेरे पास बच रहे हैं, है ना? 1 लाख, फिर अब हर महीने 1 लाख। कहने का मतलब ये है कि हमें इसको कंपैरिजन करना चाहिए कि पैसा सारा लगाना है या रेंट पे जाना है। क्यों? रिटर्न को देखना है। अगर मैं हर महीने 1 लाख रुपए रेंट देती हूं तो बाकी का पैसे से मैं बिजनेस कर सकती हूँ और उससे मुझे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। ROI, किसकी बात कर रही हूं मैं? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने 5 लाख रुपए FD में रख रखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। 5 लाख रुपए मैंने FD में रख रखे हैं, ठीक। वहां से मुझे 10% रिटर्न मिलता है। कितना परसेंट? 10%। 10% रिटर्न मिलता है, मतलब 5 लाख का 10% 50,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, ठीक। अब मुझे ये 5 लाख रुपए से कार खरीदनी है, मुझे लोन भी मिल सकता है। अब उस लोन पे मुझे 15% इंटरेस्ट देना है, तो मैं वो 5 लाख रुपए की FD रखूंगी या वो 5 लाख की FD तोड़कर उसी से कार खरीदूंगी? भाई यदि मुझे 15% इंटरेस्ट देना है और मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है जिससे मुझे केवल 10% ही रिटर्न मिल रहा है, तो मैं अपनी FD तोड़कर उससे कार खरीदूंगी, तो मेरे 5% बचेंगे। लेकिन यदि मुझे मार्केट पे 5% से या 6% से ही पैसा उधार मिल रहा है और मुझे यहाँ पे बैंक से FD से 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी? FD को रखी रहने दूंगी। इधर मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, मार्केट से 5 लाख उठाए और इधर 6% देना है। इधर 10% इंटरेस्ट ले रही हूं और इधर 6% दे रही हूं, सीधे सीधे 4% की कमाई। यही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि पैसा कितना उठाना है, कितना लगाना है। ROI को ध्यान में रखना है। यदि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उधर पैसा लगाएंगे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उधर कम है तो पैसा कम लगाएंगे। समझ आया? ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया।
अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी, इनपुट, मशीनरी, ये सारी चीजें हमें देखनी होगी कि लेबर हमें कहाँ सस्ती मिल जाएगी, है ना। हमें परमानेंट रखना है कि मजदूरी बेस पे रखना है, रोज के हिसाब से काम करवाना है। टेक्नोलॉजी, हम अगर मान लीजिए कोई ऐसी मशीन है जो हम रेंट पे लेकर या महीने भर का उसका काम है और हमने उसके लिए खरीद लिया, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है कि कौन सी चीज को हमें खरीदना चाहिए या कौन सी चीज को हमें रेंट पे लेके काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि मशीन का काम सिर्फ साल में एक महीना ही है और आपने उसको खरीद कर बैठ गए, तो एक महीने यूज कर लो ना रेंट पे लेके, वापस दे दो। तो ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखा आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या, कि बिजनेस में पैसा लगाना है तो कैसे लगाना है, कितना पैसा किस जगह लगाना चाहिए, कौन सी चीज हमें उधार खरीद के मतलब रेंट पे लेके काम कर लेना है, किस चीज को हमें परचेस करना है ना। ये सारी चीजें देखना हमें कौन सिखाता है? एफएम। चलिए भाई, आपने पैसे का अरेंज भी कर लिया, लगा भी दिया, कमा लिया। क्या कर लिया? कमा लिया। अब क्या करना है? अब पैसा कमा कर तिजोरी में तो नहीं रखना है कि नहीं वहां से बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर आपके मार्केट में शेयर होल्डर्स हैं तो वो जो पैसा आपने कमाया है वो आपको शेयर होल्डर को बांटना है, ताकि आपकी गुडविल बने, आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़े, और जितनी आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी आपकी गुडविल उतनी ज्यादा होगी, आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तभी तो आपको मुनाफा होगा। तो तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, कि आप अपने प्रॉफिट को किस तरीके से अपने क्रेडिटर्स, इंप्लॉइज, डिबेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। यह भी बहुत सोच समझ के करने वाली बात है। क्यों? जितनी ज्यादा मैं पैसा कमाऊंगी मैं उतना हाई रेट का इंटरेस्ट रेट ऑफ डिविडेंड दूंगी। अगर मेरी कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा कमाया है, रोज अच्छा मतलब रोज क्या, हर महीने हर साल मेरा प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, तो मेरी पॉलिसी होगी कि मैं अच्छा डिविडेंड रेट शेयर होल्डर्स को दूंगी। यदि मैं चाहती हूं कि स्टेबिलिटी हो अर्निंग मेरे मतलब हाई रेट, अगर मैं चाहती हूं कि एक तो ये होता है कि एक साल मैंने खूब इंटरेस्ट दे दिया 12% से और अगले साल मैंने 10% या 8% या 6% पे आ गई, तो ये स्टेबिलिटी अच्छी मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। यदि कोई क्रिकेटर एक बार 100 रन बना ले और फिर अगले 10 मैच में 0 पे आउट हो जाए तो आप उसे अच्छा बोलेंगे क्या? नहीं। और एक क्रिकेटर हर मैच में एक ही रन रेट चल रहा है उसका 40, 45, 40, 45, तो वो अच्छा माना जाता है। तो कंपनी में भी ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ये स्टेबिलिटी भी रखनी है कि हम हर साल डिविडेंड कम से कम इतना तो दें। तो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर अपनी डिविडेंड की रेट फिक्स करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी साल प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो ज्यादा बांट दिया और फिर प्रॉफिट, अगर आपको लगता है कि हाँ हर साल हमारा प्रॉफिट बढ़ता ही रहेगा तो आप बांट दो, अदरवाइज आपको स्टेबिलिटी रखनी चाहिए। रेट ऑफ डिविडेंड में भी यदि प्रॉफिट में स्टेबिलिटी है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या सेम चल रहा है, तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन यदि प्रॉफिट में स्टेबिलिटी नहीं है, कभी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है कभी प्रॉफिट कम हो रहा है, तो फिर आप रेट ऑफ डिविडेंड कम रखो, अपने पास भी तो फ्यूचर के लिए रखना पड़ेगा। कैश फ्लो पोजीशन, यदि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके पास तिजोरी में खूब पैसा पड़ा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग भी अच्छा है, कैश फ्लो का सरप्लस भी है, तो बांटो हाई रेट पे डिविडेंड। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यदि आप लोगों को लगता है कि यार अभी नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हमें अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, कैश की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा डिविडेंड बांट नहीं सकते। तो जब आपके पास ग्रोथ के लिए प्लान है, नए कुछ प्लान्स हैं, आपको नई जगह पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी को फिर वहां पे डिविडेंड कम देना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर नॉट अल्टर्ड। सिंपल सी बात है, हमें डिविडेंड एक स्टेबिलिटी बनानी चाहिए। हाई रेट एक बार डिविडेंड देकर बाद में आपने कम कर लिया, ऐसा नहीं। इसलिए हमें हमेशा डिविडेंड में भी स्टेबिलिटी रखनी चाहिए, इसलिए एक मॉडरेट डिविडेंड रेट देना चाहिए ताकि डिविडेंड इतना हर बार मिले। वो एक अश्योरिटी लाता है, किसमें? शेयर होल्डर्स में। अरे हाँ 5% तो कंपनी देती ही देती है, उससे गुडविल अच्छी बनती है। दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स,
यदि आपके रिटायर्ड मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं तो आपको उन्हें इंटरेस्ट ऑफ रेट ज्यादा देनी होगी। क्यों? क्योंकि उनका इनकम का एक ही जरिया है। आपकी यूथ जनरेशन है, शेयर होल्डर्स हैं, तो वो रिस्क उठाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें मत बांटो, आप पैसा आगे लगाओ, है ना। यूथ क्या होती है? यूथ वो होती है जो इजीली रिस्क उठाती है। हम क्या कहेंगे कि हमें पैसा ना बांटते हुए यदि आप आगे कंपनी में पैसा और वो लगाएगी तो कंपनी और आगे बढ़ेगी, तो हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉफिट कंपनी को होगा तो हमारी शेयर। तो यूथ जनरेशन चाहती है कि रेट ऑफ डिविडेंड कम मिले बल्कि कंपनी पैसा इन्वेस्ट ज्यादा करे ताकि उसका ईपीएस बढ़े। रिटायर्ड लोग क्या चाहते हैं कि हाँ भैया हर महीने हर साल जो इनकम हो रही है उतनी तो हो ही सही, वो रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स रेट हाई, लेस डिविडेंड रेट। मतलब क्या? यदि मान लीजिए टैक्स ज्यादा लग रहा है तो शेयर होल्डर्स कहते हैं कि भाई इतना पैसा मिल रहा है, मान लीजिए 100 रुपए शेयर होल्डर को मिला, उसमें से 40 रुपए टैक्स लग गया, शेयर होल्डर के पास सिर्फ 60 रुपए बचे। तो ऐसी कंडीशन में शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि भाई उनको डिविडेंड कम मिले। क्यों? क्योंकि जितना मिलेगा उसमें से ज्यादा टैक्स तो गवर्नमेंट ले रही है। तो जब टैक्स रेट हाई होती है तो कंपनी भी डिविडेंड कम देती है, और उसी का उल्टा यदि टैक्स कम होगा तो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा देगी क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास पैसे ज्यादा बचेंगे, है ना। यदि कम टैक्स रेट है तो डिविडेंड ज्यादा पे होगा, टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी। फिर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक्सेस अप्रोच एंड देयर इज इनफ डिमांड एंड फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी मोर डिविडेंड। यदि कंपनी को पता है कि हमें रिटेन्ड अर्निंग पैसा बचाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी हमें पैसे की जरूरत होती है हमें इजीली पैसा मिल जाता है, कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है, कंपनी को ऐसा बिल्कुल डर नहीं है कि भाई उसको पैसे नहीं मिलते हैं, है ना। जब भी कंपनी को जरूरत है, मार्केट में उसकी अच्छी कंडीशन है, उसको पैसे मिल जाते हैं, तो फिर कंपनी वहां पे पैसे बचा के नहीं रखेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन इसका उल्टा, यदि कंपनी को लगता है कि पैसे हमको जरूरत होगी और जब पैसा नहीं मिल पाता मार्केट से, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, हमें पैसा बचा के रखना चाहिए, तो फिर डिविडेंड कंपनी कम देगी। लीगल रेस्ट्रिक्शन, कंपनी एक्ट के अंतर्गत भी प्रोविजंस बने हुए हैं। भाई अगर उन्होंने, कंपनी ने कह रखा है या सेबी की गाइडलाइन है कि भाई आपको डिविडेंड ज्यादा देना होगा शेयर होल्डर्स को, तो हमें ज्यादा डिविडेंड देना होगा। या कभी मान लीजिए पॉलिसी में लिखा है कि कम देना है डिविडेंड, बचा के रखिए, रिटेन्ड अर्निंग रखे, तो फिर डिविडेंड कंपनी कम देगी। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या कि मान लीजिए जब आपने लॉन्ग टर्म में पैसा लिया होगा, जो क्रेडिटर्स हैं या जो इंस्टीट्यूट हैं, है ना, उन्होंने भी कुछ रेस्ट्रिक्शन वो भी देते हैं। क्या रेस्ट्रिक्शन देंगे? भाई मैंने आपकी कंपनी में 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, तो मैंने पहले ही ये मतलब बात आपसे रख ली है कि भाई आप सारा पैसा लोगों में नहीं बांटेंगे, आप अपना रिटेन्ड अर्निंग भी रखेंगे। क्यों? मैं अपनी श्योरिटी चाहती हूँ ना, क्योंकि मैंने इतना पैसा आपको दे रखा है तो मुझे हर महीने हर साल इंटरेस्ट मिलता रहे। तो जब पैसा कंपनी को दूसरे लोग देते हैं तो वो भी कुछ अपनी बातें रखते हैं कि आप इतना डिविडेंड ही दोगे, इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दोगे, क्योंकि अगर कंपनी सारा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांट दे तो फिर इंटरेस्ट क्या देगी, है ना। तो ये बातें भी पहले से तय की जाती हैं। एंड लास्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन एज अ गुड न्यूज। देखिए अगर मैं अपने डिविडेंड ज्यादा देती हूँ शेयर होल्डर्स को तो सिंपल सी बात है, मेरा ईपीएस बढ़ेगा, मार्केट में मेरी अच्छी गुडविल होगी, है ना। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी वो अच्छी बात जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए मैं डिविडेंड नहीं दे रही हूँ, पैसा बचा के रख रही हूँ, तो मेरे ईपीएस गिरेगी, मेरे शेयर होल्डर्स का पैसा मतलब उनको भी नाराजगी होगी, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टॉक मार्केट पे भी इसका इफेक्ट आएगा। इसलिए डिविडेंड देते वक्त कंपनी ये सारी बातें ध्यान रखती है कि स्टॉक मार्केट में हमारी अच्छी रेपुटेशन हो, है ना, हमने किन लोगों से बातें पहले से तय कर रखी है कि हमें डिविडेंड कितना देना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त कंपनी अपने माइंड में रखती है। तो क्या सीखा हम लोगों ने एफएम में? पैसा कहां से उठाएं, कहां लगाएं, और लगाने के बाद जो कमाया है वो बांटें कैसे, है ना। ये बातें सब कंपनी को ध्यान रखनी होती हैं। सीधी सी बात है, आपको पैसा उधार लेकर काम करना है, वो तब कर सकते हो जब आपकी कैश की कंडीशन अच्छी है। आप
कैश की कंडीशन अच्छी नहीं है, आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो, तो आप शेयर होल्डर्स पे जाएंगे, शेयर्स के थ्रू पैसा उठाएंगे, क्योंकि वहां पे पैसा तभी रिटर्न करना है तब हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो। बिल्कुल केस स्टडीज यहां से आ सकती है, डिसीजन से, या फिर फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं एफएम के साथ। इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा। जैसे ही आपको वीडियोस मिल रहे हैं एक बार इन्हें जरूर सुन लीजिएगा, और जो इनमें मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया या नहीं, आपकी हेल्प हुई या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहे मुझे। मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा सिखाया, बट आपने कोई कमेंट करके नहीं बताया कि मैम हेल्प हुई है या नहीं। अब बता दीजिए, अगर नहीं हेल्प हो रही है तो फिर रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।